एक 100 मंजिला घुमावदार गगनचुंबी इमारत और दूसरी तरफ महज 2 ग्राम की एक कस्टमाइज्ड हीरे की अंगूठी। दोनों का स्केल बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ कि इन दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ों को असल दुनिया में बनाने से पहले कंप्यूटर पर बिल्कुल एक ही गणितीय फॉर्मूले और एक ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डिज़ाइन किया गया है, तो शायद एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल होगा। हाँ, शुरुआत में तो ये बात किसी को भी अचरज में डाल सकती है ना? लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। आज हम राइनोसेरोस 3D, द आर्किटेक्चर ऑफ प्रिसिजन एंड पैरामेट्रिक डिजाइन पर आधारित अपने शोध और नोट्स को डिकोड कर रहे हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। सच में हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक सिंगल सॉफ्टवेयर आधुनिक डिजाइन और इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन गया है। मतलब जब हम 3D डिजाइन के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पे हमें लगता है कि एक कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ चित्र बनाने या डिजिटल मिट्टी को आकार देने जैसा कुछ होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल में ये कला से कहीं ज्यादा शुद्ध गणित का खेल है। म्योर मैथ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बुनियादी चुनौती को देखना होगा जिसका सामना आज की मैन्युफैक्चरिंग और आर्किटेक्चर इंडस्ट्री कर रही है। अच्छा, वो क्या है? आज के समय में डिजाइन में सटीकता, मतलब प्रिसिजन। हाँ, प्रिसिजन और लचीलापन, ये दोनों केवल कुछ अच्छे फीचर्स नहीं रह गए, ये बुनियादी जरूरतें हैं। समझ रही हूँ। जब हम ऐसे डिजाइनों की बात करते हैं जिन्हें स्क्रीन से निकालकर एक फैक्ट्री में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर असल चीज में बदलना है, तो वहां लगभग सही या दिखने में ठीक लग रहा है जैसी कोई गुंजाइश नहीं होती। हाँ, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से का अंतर भी एक एरोडायनामिक कार के डिजाइन को बिगाड़ सकता है। वाव! ये एक बड़ी इमारत के स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकता है। इसलिए जिस तकनीक की आज हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ सुंदर तस्वीरें रेंडर करने के लिए नहीं है। तो फिर इसका मुख्य काम क्या है? वो उन सूचनाओं को तैयार करने के लिए है जो सीधे मशीनों को निर्देश देती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। जब हम तकनीक के स्तर पर बात करते हैं तो दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर इस विशेष सॉफ्टवेयर में, जिसे इंडस्ट्री में प्यार से राइनो या राइनोसेरस 3D कहा जाता है, ऐसा क्या अलग है? यही इसका सबसे बड़ा राज है। मतलब इसे रॉबर्ट मैकनील एंड एसोसिएट्स ने डेवलप किया है, लेकिन जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है हमारे नोट्स में, वो है इसकी कोर तकनीक, नर्ब्स। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्प्लाइन्स। ईमानदारी से कहूँ तो ये नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी एडवांस्ड कैलकुलस की क्लास का कोई बहुत ही मुश्किल फॉर्मूला हो। नाम थोड़ा भारी भरकम जरूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान वाकई एडवांस कैलकुलस ही है। सच में? हाँ, अगर हम पॉलीगन्स और नर्व्स के बीच के अंतर को ना समझें तो हम राइनो की असली ताकत को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ये पॉलीगन आधारित मॉडलिंग क्या होती है? ज्यादातर 3D सॉफ्टवेयर्स पॉलीगन पर काम करते हैं, जो आपको ज्यादातर वीडियो गेम्स, एनिमेशन या वर्चुअल रियलिटी में देखने को मिलती है। अच्छा। वो असल में छोटे छोटे चपटे आकारों, मतलब जैसे त्रिकोण या चौकोर? बिल्कुल, त्रिकोणों या चौकोरों के एक बहुत बड़े जाल से बनी होती है। रुको, क्या हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं? मैं एक एनालॉजी सोच रही थी। मान लीजिए पॉलीगन मॉडलिंग लेगो ब्लॉक्स से कुछ बनाने जैसा है। लेगो ब्लॉक्स? दिलचस्प है, बताइए। मतलब अगर मैं लेगो से एक गेंद बनाऊं और उसे दूर से देखूं तो वो गोल और स्मूथ लगेगी, लेकिन अगर मैं उसके बहुत करीब जाऊं या उसे जूम इन करूं तो मुझे उन छोटे छोटे डब्बों के किनारे, उनके कोने और वो खुरदुरापन साफ दिखाई देगा। एकदम सही। तो इसके विपरीत क्या ये नर्व्स तकनीक एक लचीले धातु के तार की तरह है? मतलब एक ऐसा तार जिसे चाहे जितना मोड़ लें और कंप्यूटर स्क्रीन पर चाहे जितना जूम इन कर लें, वो हमेशा बिल्कुल स्मूथ ही रहेगा। हाँ, उसमें कभी कोई पिक्सल या दरार नहीं दिखेगी। लेगो ब्लॉक्स वाली ये एनालॉजी इसे विजुअलाइज करने के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर हम इसे मैन्युफैक्चरिंग के नजरिए से देखें तो मामला थोड़ा और गहरा हो जाता है। वो कैसे? वीडियो गेम में लेगो जैसी पॉलीगॉन गेंद बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हमारा दिमाग और स्क्रीन का रेजोल्यूशन मिलकर उन छोटे किनारों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, वो विजुअली ब्लर हो जाते हैं। एक तरह से वो एक विजुअल धोखा है, लेकिन एक CNC मशीन या 3D प्रिंटर की कोई आंखें नहीं होती। ओ, सही बात है। वो अंधा होकर सिर्फ ज्यामिति को पढ़ता है। अगर आप किसी पॉलीगॉन मॉडल से एक कार का दरवाजा बनाने के लिए मशीन को निर्देश देंगे तो मशीन असल में उन हजारों छोटे छोटे चपटे त्रिकोणों को ही काटेगी।
हे भगवान। कार का दरवाजा स्मूथ होने के बजाय किसी डिस्को बॉल की तरह खुरदरा निकलेगा। और जाहिर है कोई भी ऐसी कार नहीं खरीदना चाहेगा जिसका पेंट खुरदरा हो या जिसकी सतह पर छोटे छोटे कट के निशान हो। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर नर्व्स उस विजुअल धोखे को खत्म करके गणितीय सत्य को सामने लाता है। गणितीय सत्य, ये शब्द बहुत पावरफुल लग रहा है। क्योंकि नर्व्स चपटे त्रिकोणों का कोई जाल नहीं बनाता। इसके बजाय ये नियंत्रण बिंदुओं के बीच वक्रों और सतहों की गणना करने के लिए पूरी तरह से गणितीय समीकरणों का उपयोग करता है। मतलब वो सिर्फ एक विजुअल चीज नहीं है, वो एक फॉर्मूला है। बिल्कुल। इसलिए जैसा कि आपने अपने धातु के तार वाले उदाहरण में कहा, वक्र हमेशा पूरी तरह से स्मूथ रहेगा क्योंकि वो एक समीकरण है। हाँ, आप एक गणितीय फॉर्मूले को जूम इन तो कर ही नहीं सकते। सही कहा। वो हर स्केल पर अनंत रूप से सटीक होता है। वाओ! जटिल ऑर्गेनिक आकार, जैसे इंसानी शरीर के कर्व्स के आधार पर बना कोई मेडिकल उपकरण, किसी स्पोर्ट्स कार का एरोडायनामिक ढांचा या आपकी वो छोटी सी कस्टमाइज्ड अंगूठी, हाँ, जो हमने शुरू में बात की थी। इन सबको असल दुनिया में उतारने के लिए इस स्तर की गणितीय सटीकता अनिवार्य है। ये विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। मतलब जब कोई डिजाइनर कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस से बस एक बिंदु को पकड़कर खींच रहा होता है और एक सुंदर सी घुमावदार लाइन बना रहा होता है, हाँ, तो उसे शायद ये एहसास भी नहीं होता कि बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर असल में जटिल कैलकुलस के समीकरणों को हर मिलीसेकंड में फिर से कैलकुलेट कर रहा है। हाँ, वो सिर्फ कला नहीं बना रहा, वो गणित का निर्माण कर रहा है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मशीनें इसी गणित की भाषा को समझती हैं। जब डिजाइनर राइनो में काम पूरा कर लेता है तो वो सीधा डेटा कारखाने की मशीनों को भेजा जा सकता है, बिना किसी बदलाव के। बिल्कुल। इसमें कोई अनुवाद की गलती नहीं होती। जो स्क्रीन पर है वही 100% सटीकता के साथ भौतिक रूप लेगा। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास नर्व्स की मदद से एकदम सटीक और खूबसूरत ज्यामिति बनाने की शक्ति आ गई है। लेकिन असल दुनिया के डिजाइन प्रोजेक्ट्स कभी भी एक बार में पूरे नहीं होते, हमेशा बदलाव होते हैं। हाँ, क्लाइंट्स को हमेशा कुछ ना कुछ बदलना होता है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी आर्किटेक्ट ने एक बहुत ही जटिल घुमावदार इमारत का डिजाइन बनाया जिसमें हजारों अलग अलग आकार की खिड़कियां हैं। फिर क्लाइंट आता है और कहता है मुझे ये इमारत 10 फीट और ऊंची चाहिए, या इन खिड़कियों का एंगल थोड़ा बदल दो। हाँ, तो क्या अब उस डिजाइनर को वो सारी सटीक रेखाएं और हजारों खिड़कियां मैन्युअली बैठकर दोबारा बनानी पड़ेंगी? अगर ऐसा करना पड़े तो महीनों लग जाएंगे, है ना? तो यहीं से ग्रासहॉपर की एंट्री होती है, जो हमारे नोट्स का अगला हिस्सा है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आपने बिल्कुल सही दुखती रख पर हाथ रखा है। सिर्फ सटीक कर्व्स बनाना काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? आज के डिजाइन में गति और अनुकूलन यानी स्पीड और अडेप्टेबिलिटी भी चाहिए। ग्रासहॉपर वो इंजन है जो राइनो की सटीकता को ऑटोमेशन की ताकत देता है। हमारे नोट्स के मुताबिक ग्रासहॉपर राइनो का ही एक बेहद शक्तिशाली विजुअल प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन है, हाँ, जो पैरामेट्रिक और एल्गोरिथम डिजाइन को संभव बनाता है। ये एक रूल बेस्ड मॉडल तैयार करता है, बिल्कुल, जहां केवल कुछ पैरामीटर्स बदलने से पूरा का पूरा डिजाइन अपने आप अपडेट हो जाता है। तो क्या मैं इसे 3D डिजाइन के लिए एक बहुत बड़ी और एडवांस्ड एक्सेल शीट की तरह सोच सकती हूँ? एक्सेल शीट? हाँ, मतलब मान लीजिए मैंने एक पैरामीटर सेट किया है कि मेरी इमारत पर सुबह की धूप किस एंगल से आ रही है। अच्छा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ उस धूप के एंगल का नंबर 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री कर दूं, तो क्या इमारत पर लगी सैकड़ों खिड़कियों का डिजाइन, उनके शेड्स का एंगल, सब कुछ अपने आप खुद को रीएडजस्ट कर लेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सेल में एक्सेल का नंबर बदलने पर पूरा फॉर्मूला और ग्राफ अपडेट हो जाता है। एक्सेल शीट वाली ये तुलना काफी हद तक उस लॉजिक को समझाती है कि पैरामेट्रिक डिजाइन कैसे काम करता है। सच में? हाँ, लेकिन एक्सेल सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स को बदलता है। ग्रासहॉपर इस लॉजिक को त्रिआयामी यानी 3D ज्यामिति पर लागू करता है। ये तो बहुत पावरफुल है। और इसमें एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं। वो क्या है? पारंपरिक रूप से एक आर्किटेक्ट या डिजाइनर आकृतियां बनाता है। मतलब शेप्स? हाँ, शेप्स। वो एक खिड़की ड्रॉ करेगा, उसे कॉपी करेगा और पूरी दीवार पर पेस्ट करेगा। जो बहुत उबाऊ काम है। बिल्कुल। लेकिन ग्रासहॉपर के साथ डिजाइनर अब आकृतियां नहीं बनाता। तो फिर वो क्या बनाता है? वो नियम और रिश्ते बनाता है, रूल्स और रिलेशनशिप्स। नियम और रिश्ते? इसका असल में क्या मतलब है? थोड़ा और आसान तरीके से समझाइए। इसका मतलब है कि डिजाइनर सॉफ्टवेयर से ये नहीं कहता कि यहाँ एक 5 फीट की खिड़की बनाओ।
अच्छा। इसके बजाय वो एक नियम लिखता है कि इस इमारत के मुखौटे पर हर उस जगह एक खिड़की का शेड बनाओ जहां धूप सीधे पड़ती है। वाओ, मतलब वो कंडीशन सेट कर रहा है। बिल्कुल। वो नियम डालता है कि जहां धूप तेज है वहां शेड को ज्यादा बंद कर दो और जहां धूप कम है वहां शेड को खोल दो ताकि प्राकृतिक रोशनी अंदर आ सके। क्या बात है। अब अगर आप इमारत की दिशा बदल देते हैं या उसे किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करने का फैसला करते हैं जहां सूरज का रास्ता अलग है, तो मुझे एक एक शेड जाकर नहीं बदलना पड़ेगा। एक भी शेड मैनुअली नहीं बदलना पड़ेगा। ग्रासहॉपर आपके द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर पूरी इमारत के मुखौटे को सेकंडों में दोबारा कैलकुलेट करके नया रूप दे देगा। ये तो माइंड ब्लोइंग है। इसका मतलब है कि डिजाइनर का काम अब सिर्फ एक ड्राफ्ट्समैन या चित्रकार का नहीं रह गया है। नहीं, वो एक तरह से लॉजिक बनाने वाला प्रोग्रामर बन गया है ना? सही कहा। और इसी प्रक्रिया को हम कंप्यूटेशनल डिजाइन कहते हैं। कंप्यूटेशनल डिजाइन। हाँ, ये ना सिर्फ इंसान के सैकड़ों घंटों की उबाऊ मेहनत को बचाता है, बल्कि ये डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने के ऐसे दरवाजे खोलता है जहां इंसानी दिमाग मैनुअली पहुंच ही नहीं सकता। मतलब ये उससे भी आगे की चीज है। बिल्कुल, जनरेटिव आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन इसी की अगली कड़ी हैं। स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन से मुझे एक बात याद आई जो हमने पढ़ी थी। क्या ये वही तकनीक है जहां हम कंप्यूटर को कुछ बुनियादी शर्तें दे देते हैं? किस तरह की शर्तें? जैसे कि मुझे एक ऐसा ढांचा चाहिए जो कम से कम कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल करे, लेकिन सबसे ज्यादा वजन सह सके। हाँ, और फिर सॉफ्टवेयर खुद ही हजारों अलग अलग डिजाइनों का विश्लेषण करके सबसे बेहतरीन विकल्प सामने रख देता है। बिल्कुल वही है। ये तो ऐसा लगता है जैसे हम डिजिटल रूप से प्रकृति के काम करने के तरीके की नकल कर रहे हैं, है ना? Exactly. जैसे एक पेड़ की शाखाएं इस आधार पर बढ़ती है कि उन्हें हवा और धूप कैसे मिल रही है। आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण पकड़ा है। असल में ग्रासहॉपर और कंप्यूटेशनल डिजाइन के कई एल्गोरिदम प्रकृति से ही प्रेरित हैं। सच में? बायोमिमिक्री टाइप? हाँ, प्रकृति ने लाखों सालों के एवोल्यूशन में ये सीख लिया है कि सबसे कम सामग्री का उपयोग करके सबसे मजबूत चीज कैसे बनाई जाए। जैसे किसी पक्षी की हड्डियां? बिल्कुल, पक्षी की हड्डियां जो हल्की भी होती हैं और मजबूत भी, या समुद्री स्पंज का जालीदार ढांचा। ग्रासहॉपर के जरिए इंजीनियर उन प्राकृतिक सिद्धांतों को एल्गोरिदम में बदल देते हैं। ये बहुत ही शानदार है। वे कंप्यूटर को बताते हैं कि बल यानी फोर्स कहाँ से आ रहा है, और कंप्यूटर एक ऐसा ढांचा उगाता है। हाँ, ग्रोज, जो बिल्कुल किसी जानवर की हड्डियों के जाल जैसा दिखता है। वाओ! ये कोई इंसान बैठकर नहीं सोच सकता था। ये पूरी तरह से डेटा और गणित द्वारा संचालित है। और यही कारण है कि आज की कई आधुनिक इमारतें और पुल इतने अनोखे और ऑर्गेनिक दिखते हैं। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, एक तरफ हमारे पास नर्व्स की वो बेजोड़ गणितीय सटीकता है जो 1 मिलीमीटर की गलती भी नहीं होने देती। और दूसरी तरफ हमारे पास ग्रासहॉपर के स्वचालन यानी ऑटोमेशन और नियमों की वो ताकत है जो प्रकृति जैसे जटिल ढांचे बना सकती है। ये संयोजन वाकई अविश्वसनीय है। बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। असली दुनिया में जहाँ अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, हाँ, चाहे वो कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना हो या कोई नई इलेक्ट्रिक कार डिजाइन करनी हो, वहाँ कोई भी काम सिर्फ एक इंसान या एक ही सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावहारिक चुनौती है। बड़े प्रोजेक्ट्स में हमेशा कई अलग अलग विभाग और दर्जनों टीमें शामिल होती हैं। बिल्कुल। और हर टीम अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से अलग टूल का इस्तेमाल करती है। हाँ, और यही बात मुझे स्रोतों में दी गई संगतता या इंटरऑपरेबिलिटी की ओर ले जाती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये साफ तौर पर बताया गया है कि राइनो कई तरह के फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है और ये ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स और रेविट जैसे अन्य भारी भरकम इंजीनियरिंग टूल्स के साथ आसानी से जुड़ जाता है। हाँ। अब एक तरफ ये सोचना बहुत ही अद्भुत है कि जो सॉफ्टवेयर एक विशाल गगनचुंबी इमारत की घुमावदार बाहरी परत डिजाइन कर रहा है, ठीक वही सॉफ्टवेयर एक छोटी सी नाजुक अंगूठी डिजाइन करने में भी लगा है। ये इसकी रेंज दिखाता है। हाँ लेकिन दूसरी तरफ क्या ये सब कुछ करने की कोशिश में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली स्थिति में नहीं आ जाता? मतलब हर फन मौला पर उस्ताद किसी का नहीं। ये सवाल अक्सर उठता है। जब कोई डिजाइनर राइनो से अपना काम निकालकर किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के सॉफ्टवेयर में भेजता है, तो क्या वो जटिल गणितीय डेटा टूट नहीं जाता? मैं बता दूं, ये डिजाइन और इंजीनियरिंग जगत की सबसे बड़ी सिरदर्दी रही है। डेटा का अनुवाद, ट्रांसलेशन ऑफ डेटा। वही तो। जब आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में 3D मॉडल भेजते हैं तो अक्सर फाइलें करप्ट हो जाती हैं, आकृतियां टूट जाती हैं या सटीकता खत्म हो जाती है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा।
लेकिन राइनो इस समस्या को अपनी उसी कोर तकनीक की वजह से सुलझा लेता है। नर्व्स। हाँ, नर्व्स। चूंकि राइनो का आधार त्रिकोणों का जाल नहीं बल्कि शुद्ध गणितीय समीकरण है, इसलिए ये एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। मतलब ये अलग अलग सॉफ्टवेयर भाषाओं के बीच एक ऐसे अनुवादक का काम करता है जो अर्थ को बिल्कुल भी बदलने नहीं देता। बिल्कुल। आप उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले उदाहरण को ही ले लीजिए। अच्छा, बताइए। मान लीजिए एक आर्किटेक्ट टीम उस हवाई अड्डे की शानदार, लहरदार, घुमावदार छत को डिजाइन करने के लिए राइनो और ग्रासहोपर का उपयोग कर रही हैं। ठीक है। लेकिन जो मैकेनिकल इंजीनियर्स उस छत को खड़ा करने के लिए अंदर के स्टील बीम्स, नट बोल्ट्स और एयर कंडीशनिंग पाइप्स का हिसाब लगा रहे हैं, वे सॉलिड वर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग फर्श के प्लान, दरवाजों और बुनियादी ईंट गारे की दीवारों का नक्शा बना रहे हैं, वो ऑटोकैड या रेविट का उपयोग कर रहे हैं। मतलब 3 अलग-अलग सॉफ्टवेयर हो गए। हाँ, अब अगर ये तीनों टीमें आपस में बात नहीं कर पाएंगी तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। जाहिर सी बात है। राइनो इन सब के बीच एक पुल बनता है, एक ब्रिज। वो कैसे? आर्किटेक्ट राइनो के जरिए रेविट से सीधे दीवारों का डेटा ले सकता है, उस पर अपनी घुमावदार छत का जटिल गणित लागू कर सकता है। अच्छा। और फिर उस पूरी सटीक ज्यामिति को निर्माण के लिए सॉलिड वर्क्स में भेज सकता है। वाओ! बिना किसी डेटा लॉस के, बिना किसी मिलीमीटर की गलती के। डिजाइन का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होता। ये तो मशीनों और कोड के बीच टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये बहुत एफिशिएंट है। लेकिन एक और बात है, ये सारी तकनीकी बातें, गणितीय समीकरण और अनुवाद, ये सब इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स के लिए तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस क्लाइंट या निवेशक ने उस एयरपोर्ट या उस नई कार के लिए करोड़ों रुपए लगाए हैं, उसे इन नर्व्स, समीकरणों या ग्रासहॉपर के डेटा नोड से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसे तो रिजल्ट चाहिए। हाँ, उसे तो बस ये देखना है कि पैसा लगाने के बाद चीज दिखेगी कैसी। और इसके लिए रेंडरिंग का जिक्र आता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। विजुअलाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट की मंजूरी और निर्णय लेने की प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा होता है। डिसीजन मेकिंग के लिए। हाँ, आप एक बोर्डरूम में बैठकर निवेशकों को कोड या तार का जाल नहीं दिखा सकते। आपको उन्हें वो एहसास कराना होता है जो असल दुनिया में होगा। और यहाँ बिल्ट इन रेंडरिंग टूल्स काम आते हैं। हमारे नोट्स में बताया गया है कि डिजाइनर इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही अपने 3D मॉडल पर बेहद यथार्थवादी, मतलब रियलिस्टिक मटेरियल्स, टेक्सचर्स और लाइटिंग लगा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब एक भी ईंट रखे जाने से पहले या कार के कारखाने में जाने से पहले हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शाम के 5 बजे जब सूरज ढल रहा होगा तो उस इमारत के शीशे पर रोशनी कैसे चमकेगी। हाँ। या उस नई कॉन्सेप्ट कार का मेटालिक ब्लू पेंट रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे कैसा रिफ्लेक्ट करेगा। और मैं बता दूं, ये सिर्फ सुंदर तस्वीरें बनाने तक सीमित नहीं है। तो और क्या है? ये रिस्क मैनेजमेंट का टूल है। रेंडरिंग की मदद से डिजाइनर भौतिक निर्माण से पहले ही गंभीर खामियों को पहचान सकते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? मान लीजिए आपने एक बहुत ही घुमावदार इमारत बनाई। ठीक है। रेंडरिंग में सूरज की रोशनी का सिमुलेशन चलाने पर आपको पता चलता है कि वो घुमावदार शीशा एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है और सूरज की रोशनी को सड़क के एक हिस्से पर इतनी तेजी से केंद्रित कर रहा है कि वहां बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो सकती है, जिससे गाड़ियां पिघल सकती हैं। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। या फिर प्रोडक्ट डिजाइन में आप रेंडर करके देख सकते हैं कि क्या किसी फर्नीचर का एर्गोनॉमिक कर्व उस विशिष्ट लकड़ी या लेदर के टेक्सचर के साथ सही बैठेगा या नहीं। ये सब कुछ असल दुनिया में कुछ भी बनाने से पहले जांचा और सुधारा जा सकता है। इससे न सिर्फ लाखों रुपए बचते हैं, बल्कि महीनों का समय और कई बार बड़े हादसे भी टल जाते हैं। ये सच में कंप्लीट पैकेज है। अगर हम आज के इस पूरी गहन चर्चा को समेटें और देखें कि हमने क्या सीखा, तो हमने शुरुआत की यह समझने से कि कैसे पारंपरिक 3D मॉडल्स के चपटे त्रिकोण असली दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम नहीं आते। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे राइनो की नर्व्स तकनीक ने शुद्ध गणित और समीकरणों का इस्तेमाल करके हमें एक ऐसी बेजोड़ सटीकता दी जिसे जूम इन करने पर भी कोई दरार नहीं दिखती। वो लचीला धातु का तार, याद है ना? हाँ, वो एनालॉजी। और उसके बाद हम ग्रासहॉपर पर आए, जिसने पैरामेट्रिक डिजाइन के जरिए इस जटिलता को और भी आसान और ऑटोमेटेड बना दिया। नियम और रिश्ता बनाना। हाँ, डिजाइनर्स को ये शक्ति दी कि वे आकृतियां बनाने के बजाय नियम और तर्क बना सकें। और अंत में हमने समझा कि कैसे ऑटोकैड या रेविट जैसे अन्य इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के साथ बिना डेटा खोए काम करने की इसकी क्षमता ने इसे आज वास्तुकला से लेकर कार डिजाइन
और आभूषणों तक की दुनिया का एक अहम हिस्सा बना दिया है। इस पूरी यात्रा में जो चीज सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है तकनीक का इंसान के विचारों को हकीकत में बदलने का सफर। बहुत खूब कहा। जब हम गणितीय सटीकता और स्वचालन को मिलाते हैं तो हम केवल डिजाइन को तेज नहीं कर रहे होते हैं, हम ये पुनर्परिभाषित कर रहे होते हैं कि मानव नवाचार की सीमाएं क्या हैं। जिन चीजों को हम एक दशक पहले मैनुअली बनाने की सोच भी नहीं सकते थे, आज वे बस कुछ पैरामीटर्स के बदलने से सेकंडों में तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसा नजरिया है जिसे हम सबको अपने साथ लेकर चलना चाहिए। सुनने वालों के लिए मेरा यही सुझाव है कि अगली बार जब कोई अपने आसपास देखे, चाहे सड़क पर गुजरती किसी नई इलेक्ट्रिक कार की वो बेहद स्मूथ एरोडायनामिक लाइनें हो, किसी आधुनिक म्यूजियम की वो अविश्वसनीय घुमावदार छत हो जो मानो हवा में तैर रही हो, या फिर किसी ज्वेलरी शॉप में रखी एक बारीक तराशी हुई कस्टम अंगूठी हो, तो ये याद रखिएगा कि ये सब सिर्फ किसी की कलात्मक कल्पना का नतीजा नहीं है। ये सब किसी कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे काम कर रही शुद्ध गणितीय रेखाओं, नर्व्स, कर्व्स और ग्रासहॉपर के एल्गोरिदम की मदद से भौतिक वास्तविकता में बदल पाई हैं। हम सचमुच एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां गणित ही हमारे चारों ओर के आकार तय कर रहा है। और जैसे जैसे ये टूल और ज्यादा परिष्कृत होते जा रहे हैं, हम केवल इमारतों या कारों को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पूरे पर्यावरण को एक नए सिरे से डिजाइन करने की ओर बढ़ रहे हैं। और यहीं से मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल आता है। वो क्या है? आज हमने देखा कि कैसे ग्रासहॉपर जैसे टूल्स का उपयोग करके हम केवल कुछ नियमों और पैरामीटर्स के आधार पर एक इमारत के ढांचे को अपने आप बदल और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर एल्गोरिदम आज ही हवा के बहाव, सूरज की दिशा और सामग्री की कम खपत के डेटा का उपयोग करके इतने जटिल और सटीक डिजाइन खुद जनरेट कर रहे हैं, तो वो दिन आखिर कितना दूर है जब ये एल्गोरिदम इतने बुद्धिमान और डेटा संचालित हो जाएंगे कि वो इंसानी आर्किटेक्ट्स की कम से कम जरूरत के साथ जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या घनत्व और ऊर्जा दक्षता के भारी भरकम डेटा का उपयोग करके हमारे भविष्य के पूरे शहरों का मास्टर प्लान खुद ही तैयार कर लेंगे। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ना? अगर कंप्यूटर खुद ही सोचकर सबसे बेहतरीन डिजाइन बना सकता है, तो क्या भविष्य का आर्किटेक्ट सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम को चालू करने वाला ऑपरेटर बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा विचार है जो डिजाइन की दुनिया के पूरी तरह से बदल सकता है, और यकीनन इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।